चलें जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। लास्ट क्लास में हमने मनी मार्केट हेज मुकम्मल कर लिया था, ऐसा ही है। मनी मार्केट हेज मुकम्मल करने के बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था करेंसी फ्यूचर्स, और कुछ बहुत बेसिक सी डिस्कशन हमने करेंसी फ्यूचर्स के हवाले से की थी। आज उसी डिस्कशन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फ्यूचर्स के अंदर मैंने तकरीबन कोई 8-10 इलस्ट्रेशंस छोटी छोटी बना ली हैं, जिसमें तकरीबन इसका हर केस आपके पास जो है वो कवर हो जाएगा। तो हर इलस्ट्रेशन के अंदर हम एक नई चीज, एक नया पॉइंट सीख रहे होंगे और वहां पे देख रहे होंगे कि यार ये कैलकुलेट हमारे पास किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो हर इलस्ट्रेशन के अंदर जो हम नया पॉइंट आइडेंटिफाई करें या नई चीज सीखने की कोशिश करें वो अपने पास मार्क रखिएगा। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी तरह के शेयर्स, करेंसी, कमोडिटी, इसको ट्रेड करने के लिए आपके पास एक बॉडी बनी हुई होती है जिसको कहते हैं एक्सचेंज। क्या कहते हैं? एक्सचेंज। अगर वो वहां पर इक्विटी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरीके से अगर करेंसी ट्रेड करती है तो करेंसी एक्सचेंज, या फिर अगर इसी तरीके से कमोडिटीज ट्रेड करती हैं तो कमोडिटीज एक्सचेंज। एक्सचेंज की जिम्मेदारी ये होती है कि बायर और सेलर्स को स्क्रीन का एक्सेस मिल जाए, वक्त पर एक दूसरे की पेमेंट्स और रिसीट्स इनको मिल जाए, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस एक्सचेंज के, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनीज वहां पे लिस्ट हों या कमोडिटीज वहां पे लिस्ट हों, जो भी लॉज वगैरह बने में। इसी तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो लिस्टिंग रेगुलेशंस को कंप्लाई करती हैं, वो उन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं जो पीएसएक्स ने बनाया है। अच्छा, पीएसएक्स सब कुछ खुद हैंडल नहीं कर सकता, तो अमाउंट्स की कैलकुलेशन के लिए और पैसे रिसीव करने के लिए उन्होंने क्लियरिंग हाउसेस बनाए हुए होते हैं। पाकिस्तान के अंदर उसका नाम एनसीसीपीएल है, नेशनल क्लियरिंग हाउस। इसी तरह से इससे भी आप एक कैटेगरी और आगे आ जाएं तो क्या होते हैं? ब्रोकर्स होते हैं। वो ब्रोकर्स क्या करते हैं? आपको स्क्रीन का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं एक आईडी पासवर्ड देने के बाद। आप वो आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आ जाती है जिसके ऊपर उन कमोडिटीज या स्टॉक्स या करेंसीज का नाम मौजूद होता है जिनके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी, सही, उनका नाम मौजूद होता है। ब्रोकर का काम यह है कि अगर किसी से पैसे निकलते हैं तो उनको उनसे पैसे वसूल करे और नेशनल क्लियरिंग में जमा करवाए। अगर किसी सेलर को पैसे मिलने हैं तो ब्रोकर नेशनल क्लियरिंग से रिसीव करके उनको पैसे पे करता है। तो जितनी भी किस्म की क्लियरिंग होती है, जैसी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, पैसे रिकवर करना, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना देना, अमाउंट्स की जितनी लेन देन है, ये सारी की सारी बिल्कुल बेसिक लेवल पे ब्रोकर्स के पास हो रही होती है। ब्रोकर्स ये रिपोर्ट्स एनसीसीपीएल को जमा कराते हैं, एनसीसीपीएल पूरी ये क्लियरिंग चलाता है। ठीक है, ट्रेडिंग दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग। सर, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने एक साथ दिया, साथ लिया, वो वाली बात है कि पैसे पे किए और चीज को ऑब्टेन कर लिया। आप आमतौर पे दुकानों पे, मार्केट्स में कहीं भी जाते हैं और कोई चीज अगर परचेज करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो स्पॉट की ट्रेडिंग कहलाती है, स्पॉट ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक है ना? अगर मैं हमारे अंग्रेजी करिकुलम के हिसाब से बात करूं तो ये स्पॉट ट्रेडिंग है। अगर उर्दू के हिसाब से बात करें तो उसको मुराबा मुअज्जल कहा जाता है। स्पॉट ट्रेडिंग, उसी वक्त फौरी फौरी आपने पैसे दिए, फौरी फौरी आपको वो चीज हासिल हो गई। पीएसएक्स में स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब T+2 है, यानी आपने पैसे जमा कराए, वेरिफिकेशन वगैरह होगी, क्लियरिंग चलेगी, 2 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगी और पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन क्रिप्टोज में, फॉरेक्स में, कमोडिटीज एक्सचेंज में 2 दिन का भी वेट नहीं होता। आपने एक चीज बाय की, ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट में वो चीज आके गिर जाएगी, अगर आपने सामने वाले से बाय कर लिया है तो। क्या ये बात समझ आती है? दूसरा तरीका है फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स में ये होता है कि हम बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हमें 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का टाइम मिल जाता है। अभी हमें पेमेंट करने की जरूरत होती नहीं है। तो टेक्निकली वहां पे आप क्या करते हैं? टेक्निकली आप वहां प्रॉमिस ट्रेड करते हैं। आपने महीने की पहली तारीख को $1000 परचेस करने का एक प्रॉमिस किया कि जी मैं आज परचेस करता हूँ, पेमेंट कब करूंगा? 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, जब भी उसकी कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी है, जितने भी दिनों का वो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मेच्योरिटी है। आपने कहा जी इतने दिन बाद मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। बाद में इसको क्लोज करने के लिए क्या किया जाता है? ऐसा ही एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाता है। अगर बाय किया मिसाल है 300 रुपए पे और सेल किया 350 रुपए पे, तो आपका गेन कितना हो गया? 50 रुपए का गेन हो गया। सर, क्या लोग फ्यूचर्स में इसलिए आते हैं कि वो एक्चुअल में बाइंग सेलिंग करें? 99% नॉट। किसी का भी मकसद फ्यूचर्स में ट्रांजेक्शन करने का ये नहीं होता कि वो एक्चुअल डिलीवरी उठाए उस चीज की, यानी कि फिजिकल पोजेशन ऑब्टेन करे और पैसे पे करे। फिजिकल पोजेशन या एक्चुअल डिलीवरी कहाँ हो रही होती है? सर, वो एक्चुअल स्पॉट मार्केट्स में हो रही होती है, जहां पे काम ही स्पॉट ट्रेडिंग का हो रहा है। जैसे मिसाल है, मुझे अगर आज $1000 की जरूरत है फॉर सम रीजन, किसी वजह से, और मैं ये $1000 क्या करता हूँ जी, मैं ये $1000 आज फ्यूचर्स में बाय कर लेता हूँ।
मेरा मकसद यहां से $1000 हासिल करना नहीं होता, मैं इसको सेल करके क्लोज करूंगा और $1000 अपने मोहल्ले के उस मनी एक्सचेंज वाले से जाके फिजिकली बाय करूंगा। भाई मुझे $1000 की जरूरत है, फलाना ट्रैवल पे जाना है, इस दिन मेरी फ्लाइट है, ये मेरा वीजा है, वो उसको सबमिट करूंगा, मुझे $1000 दे देगा। फ्यूचर्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पहले से प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाना होता है। अब आसानी से समझो, अगर आज मिसाल है $1000 मैंने 300 रुपए में परचेज कर लिए और अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है स्पॉट में, तो फ्यूचर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मैं क्लोज करूंगा ऑन अ हायर अमाउंट, वहां पे मुझे गेन मिल जाएगा, लेकिन स्पॉट में मुझे 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 वो चीज महंगी मिलेगी। जिस दिन मैंने इरादा किया था उस दिन 300 रुपए का रेट था, अब शायद वो 340, 350, 360 पे मुझे वहां पे जो है वो मिले। तो फ्यूचर्स में मुझे गेन हो गया, स्पॉट में मुझे नुकसान हो गया, ये चीज मुझे महंगी मिली। नेट नेट अगर आप करेंगे तो आप 300 के आसपास की एवरेज पर ही पहुंच जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? आओ इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर्स काम कैसे करते हैं। ये आपके हैंडआउट के अंदर पहला क्वेश्चन आपको फॉरेक्स से हैंडआउट के अंदर जो है वो नजर आ रहा होगा, इसे मैं रीड करता हूं और फिर हम सॉल्व करते हैं। बेशक अभी आप कॉपी ना कीजिएगा, बहुत टाइम मिलेगा कॉपी करने का, पहले देख लो सुकून से हो क्या रहा है। पहली एग्जांपल है, हमें समझ में आ जाएगा फ्यूचर्स काम किस तरीके से करते हैं। सही, आए इसको रीड करते हैं। A US company buys goods worth 720,000 euros from a German company payable in how many days? 30 days. हैंडआउट छोड़ो, स्क्रीन पे देख लो, क्वेश्चन नजर आ रहा है वहां पे। सही है। The US company wants to hedge against the euro strengthening against the dollar. भाई ये यूएस इंपोर्टर बैठा हुआ है, ये कंपनी क्या है, इंपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट कर रही है? सर इंपोर्ट कर रही है, इंपोर्टर बैठा हुआ है, ऐसा ही है। इन्होंने कितने के गुड्स खरीदे? 720,000 के। कहां से लिए? जर्मन कंपनी से। सर अगर मैं जर्मन कंपनी की बात करूं तो इसकी करेंसी कौन सी होगी? यूरोस। इसकी करेंसी होगी यूरोस। कब देने हैं मुझे? आज से 30 दिन के बाद देने हैं। The US company wants to hedge against the euro strengthening against the dollar. ठीक है। करंट स्पॉट रेट हमारे पास कितना है? 0.9215, 0.9221 per euro, and the futures rate is 0.9245 per euro. ये दोनों काउंटर्स साथ में चल रहे होते हैं। अगर स्पॉट का रेट ऊपर जाएगा तो फ्यूचर्स का रेट भी ऊपर जाएगा, स्पॉट का रेट नीचे आएगा तो फ्यूचर्स का रेट भी नीचे आएगा। सर फ्यूचर्स और कुछ भी नहीं है बल्कि एक 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का एक क्रेडिट पीरियड है। क्या आपने प्रॉमिस आज किया है परचेस करने का, पेमेंट कब करोगे? लेकिन सर इसके अंदर फायदा ये है कि जैसे आप आमतौर पे मार्केट में कोई चीज पहले बाय करके सेल करते हैं, फ्यूचर्स में ये भी हो जाता है। लेकिन फ्यूचर्स में एक और चीज होती है जो आमतौर पे नहीं हो पाती, आप सेल करके बाद में भी बाय कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आप एक मोबाइल फोन के सेलर हैं, आपको डर लग रहा है कि यार इसके फोन की प्राइस गिर ना जाए, आपको कोई एक्सचेंज नजर आया जहां पे इसकी ट्रेडिंग होती है, आपने वहां पे एक फोन बेचा, वाकई वैल्यू गिर गई, बेचा मिसाल ₹1,00,000 का, वैल्यू गिर गई 80,000 हो गई, अब आपको नेट बेनिफिट होगा या नहीं होगा दोबारा बाय करने पे? बिल्कुल होगा सर। पहले ₹1,00,000 पे सेल किया था, 80,000 पे बाय बैक किया है या दोबारा बाय किया है, टेक्निकली 20,000 का मुझे यहाँ गेन हो गया। हाँ गेन नजर तो आ रहा है कि पॉकेट में आया, लेकिन जब ये फोन बेचने गया तो ये फोन ₹1,00,000 का नहीं बल्कि 80,000 का सेल हुआ। तो यहाँ वैल्यू कुछ कम हुई, कुछ पैसे जेब में आ गए, जो शुरू में वैल्यू सोची थी करीब करीब हम उसी के पहुंच गए। मकसद ये होता है कि जिस दिन आप इरादा करें रेट को हेज करने का, आप करीब करीब उसी रेट के आसपास जो है वो पहुंच जाए, उसी रेट के आसपास जो है वो पहुंच जाए। ठीक है ना। The US company wants to hedge against the euro strengthening against the dollar. ये चूंकि इंपोर्टर है, इसको ये डर लग रहा है कि यार मेरी करेंसी डेप्रिशिएट ना हो जाए मजीद। करंट स्पॉट चल रहा है यहाँ पे 0.9215, 0.9221 पर यूरो, और फ्यूचर्स रेट इसका 0.9245 है। मुझे बताओ ये इंपोर्टर है, इसके लिए रेलिवेंट रेट होगा कौन सा वैसे स्पॉट में? सेलिंग रेट। सेलिंग रेट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैं रेट पढ़ता हूं दोबारा। डॉलर्स 0.9215, 0.9221 पर यूरो। एक यूरो में $0.92 आते हैं। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एज मैनी एज यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी। कैसा कोटेशन है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? कितने लोग कह रहे हैं डायरेक्ट है, कितने लोग कह रहे हैं इनडायरेक्ट है? जो डायरेक्ट कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? एक्सेलेंट सर। फॉरेन करेंसी आपकी किसमें है? डिनोमिनेटर में। अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यूएसडी 0.9221 पर यूरो। पर यूरो का मतलब यूरो कहां पे आ रहा है? डिनोमिनेटर में। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटर में आए तो कोटेशन कैसा होता है?
डायरेक्ट कोट होता है। डायरेक्ट कोट के केस में सेलिंग रेट कौन सा वाला? हायर वाला। यहाँ पे सेलिंग रेट कौन सा वाला है? हायर वाला। तो सर ये वाला एप्लीकेबल होगा अगर आज परचेज करने जाते हैं, लेकिन आज पैसे हैं? सर आज पैसे नहीं। अगर आज पैसे होते तो आज ही ये यूरो परचेज करके अपने पास रख लेते। या तो पैसे हैं नहीं, या अगर हैं तो मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें जाया नहीं करना चाहता, मैंने उसे बिजनेस में लगाया हुआ है, मेरे वर्किंग कैपिटल में, बिजनेस के कैपिटल में वो पैसा लगा हुआ है, मैं उसको जाया नहीं करना चाहता। या फॉर दैट मैटर बैंक में रखा हुआ है, मैं जाया नहीं करना चाहता, उस पैसे को अभी यूज नहीं करना चाहता। मुझे कब जरूरत है पेमेंट की? 1 महीने बाद। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा रेट हेज हो जाए और मुझे नुकसान भी ना हो। ये देखो फ्यूचर्स के काउंटर पे आज मैं गया तो आज फ्यूचर्स कितने पे ट्रेड हो रहा है? 0.9245। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने एक चीज देखी थी ना कि फॉरवर्ड का रेट हमेशा स्पॉट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, फ्यूचर्स के केस में भी अगर डिमांड किसी चीज से ज्यादा है तो नॉर्मली फ्यूचर्स का रेट उससे ज्यादा होता है। हाँ, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा लोग एक चीज सेल करने आ जाए, तो फिर फ्यूचर्स में रेट क्या होता है? कम हो जाता है। इसको हम नेगेटिव स्प्रेड बोलते हैं। पॉजिटिव स्प्रेड, नेगेटिव स्प्रेड, ठीक है ना? दो तरह के स्प्रेड्स होते हैं। स्पॉट से ऊपर ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव स्प्रेड, स्पॉट से नीचे ट्रेड कर रहा है नेगेटिव स्प्रेड। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? मुझे बताओ, यहाँ पे स्पॉट का रेट हमारे पास था 0.9221 और ये चल रहा है 0.9245 पे। ये स्प्रेड कैसा है? सर पॉजिटिव स्प्रेड पॉजिटिव स्प्रेड है, ठीक है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ 3 month यूरो फ्यूचर्स इज 125,000। सर अब एक बात यहाँ पे गौर से समझनी है, फ्यूचर्स आपकी मर्जी की क्वांटिटी और आपकी मर्जी के रेट पे अवेलेबल नहीं होते। फ्यूचर्स में हमेशा एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज या स्टैंडर्ड लॉट की साइज होती है। भाई 1,25,000, 50,000 ऑड क्वांटिटी में नहीं कर सकते। मिसाल है, मुझे डॉलर चाहिए 9,347, तो मैं एक्सचेंज पर जाऊंगा, या 10,000 ट्रेड हो रहे होंगे, या 20,000 ट्रेड हो रहे होंगे, या 5,000 हो रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी मर्जी की क्वांटिटी का मैं फ्यूचर हासिल कर लूं। फॉरवर्ड के केस में हो सकता है, क्योंकि आप इसमें किससे डील कर रहे हैं? बैंक से डील कर रहे हैं। अगर बैंक ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं लगाई हुई तो मैं बैंक से किसी भी क्वांटिटी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। फ्यूचर्स में ये काम नहीं हो सकता सर, फ्यूचर्स में ये काम नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? आगे कहते हैं जी, इन 30 days टाइम द स्पॉट इज 0.9345, 0.9351 पर यूरो। इन्होंने एक्सपेक्टेशन बताई है कि 30 दिन बाद स्पॉट रेट यहां पहुंच जाएगा। अब मुझे बताओ हमारे लिए रेलिवेंट रेट कौन सा है? सर सेलिंग रेट हमारे लिए रेलिवेंट है, सेलिंग रेट हमारे लिए रेलिवेंट है। क्लोजिंग फ्यूचर्स प्राइस विल बी 0.9367 पर यूरो। ये इन्होंने बताया कि 30 दिन बाद आपका फ्यूचर इतने पे ट्रेड कर रहा होगा। इसका क्या मतलब है वो अभी छोड़ दो, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। रिक्वायर्ड में क्या कहता है? इवैल्यूएट द हेज आउटकम। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हमेशा सर ये याद रखिएगा कि जब भी आप फ्यूचर्स के सवालात को करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 आप देखेंगे आपकी हेजिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या बनती है। क्या देखेंगे? सारे लोग मिलके बोले क्या देखेंगे? हेजिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे क्या बनती है। हेजिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे क्या बनती है। नंबर 1 हेजिंग स्ट्रैटेजी। सर फ्यूचर्स में 2 तरीके की हेजिंग स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि आप अगर बाय करेंगे तो लाजमी सेल करके क्लोज करना है, अगर सेल करेंगे तो लाजमी बाय करके क्लोज करना है। तो 2 स्ट्रैटेजीज हो गई। कौन कौन सी? बाय नाउ, सेल लेटर, सेल नाउ, बाय लेटर। इसको किसी नज़म की तरह इन अल्फाज को अपने दिमाग में जो है वो पिरो लो, जैसे तस्वीर के दाने होते हैं ना, इस तरह निकलना चाहिए मुंह से। बाय नाउ, सेल लेटर, सेल नाउ, बाय लेटर। 2 में से कोई एक स्ट्रैटेजी होगी, या तो पहले खरीद के फिर बेचोगे, या पहले बेचकर फिर खरीदोगे। अगर प्राइस बढ़ जाने का, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, अगर प्राइस बढ़ जाने का खतरा है कि प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, तो कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बाय नाउ सेल लेटर, क्योंकि आज सस्ता मिलेगा और फिर महंगा बेचने को गेन मिल जाएगा अगर रिस्क ये है। और अगर रिस्क ये है कि प्राइसेस गिर जाएंगी, सेल नाउ बाय लेटर। सर इंपोर्टर का रिस्क क्या होता है? रिस्क पूछ रहा हूं, स्ट्रैटेजी नहीं। रिस्क क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाना। अगर मुझे आज मैं इंपोर्टर हूं, कोई आके बता दे प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, मुझे हेज करने की जरूरत है? नहीं सर, मुझे हेज करने की जरूरत नहीं। ऐसे होते हैं मार्केट में कई जुनेद बंगाली होते हैं। बंगाली साहब तो फिर भी थोड़े पैसे लेते हैं, जुनेद बंगाली साहब थोड़े नहीं बहुत ज्यादा लेते हैं। ये लोग पैसे भी नहीं लेते, ये आएंगे कान में टिप बता के चले जाएंगे। अमूमन इसको ब्रोकर कहा जाता है, क्योंकि आप उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, बाय सेल करोगे तो कमीशन किसका बनेगा? ब्रोकर की जिंदगी का जो सबसे बड़ा दर्द है वो ये है कि आप कमाएं या ना कमाएं,
ब्रोकर कमाता है कमीशन से, कमीशन होता है परचेज या सेल से। अब आपका नुकसान है, आप नहीं कर रहे परचेज सेल, तो ब्रोकर कमाएगा? नहीं कमाएगा सर। वो कमाने के लिए क्या करेगा? वो आपको उकसाएगा, फोन करके बताएगा कि मेरे पास ये टिप आई है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, शहबाज शरीफ यहाँ पहुंचने वाला है, जो है वो नवाज शरीफ यहाँ पहुंचने वाला है, इस तरह की टिप्स बताएंगे। बोलेंगे पाकिस्तान में अब बाहर आने वाली है, आपके जहन में आएगा कि प्राइसेस बढ़ने वाली है, आप फॉरन करेंगे बाय नाउ सेल लेटर। और कभी कभी गुड न्यूज आने वाली होगी तो ब्रोकर आपको फोन करके बोलेगा नहीं, बड़ी पसमानदगी आने वाली है, बड़ा पेसिमिस्टिक है पाकिस्तान, बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी क्या आएगी? सेल नाउ बाय लेटर, वहां प्राइसेस बढ़ जाएंगी। 4-6 दिनों में आप अपने घर बार सेविंग सब कुछ जाया करेंगे, तबाह करेंगे, और घर जाके बोलेंगे यार ये तो PSX में पैसे बनते ही नहीं है, ये तो डुबा देते हैं लोग। भाई किसने कहा था टिप फॉलो करने को? किसने कहा था कान में कोई आके चू 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 टी 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 करे तो आप उसकी बात मान लें? ऐसे बात माननी किसी की नहीं होती। बट कम बैक टू द टॉपिक। दो स्ट्रेटजीज हैं। यहाँ पे जो शख्स है वो इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है? इंपोर्टर क्या डर रहा है वो? सर ये करेंसी महंगी ना हो जाए, ये करेंसी महंगी ना हो जाए। आज अगर मैं मिसाल के तौर पे $0.922 देता हूं तो मुझे €1 मिल जाता है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे मुझे $0.9245 देने पड़ेंगे, यानी ज्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे उसी एक पाउंड को हासिल करने के, सॉरी उसी एक यूरो को हासिल करने के लिए मुझे ज्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे, ये डर लग रहा है। तो स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होनी चाहिए? बाय नाउ सेल लेटर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ब्रेक कब देना है मुझे अच्छे से रट्टा लगा हुआ है, आप ये भी टेंशन छोड़ देंगे मैं ब्रेक कब दूंगा। सही है सर। नंबर 2 स्ट्रेटजी तय हो गई। हमेशा नंबर 2 पे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम यहाँ पे जो है वो पिक करने जा रहे हैं? मुझे बताओ स्टैंडर्ड साइज कितना है? सर मेरी क्वांटिटी कितनी है? 7,20,000। सबसे पहले तो मैं 7,20,000 को किससे डिवाइड कर दूं? 1,25,000 से। कितना? 5.76। सर क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर। आप इसको नियरेस्ट पे राउंड ऑफ कर देंगे। कभी कभी इसकी वजह से आप ओवर हेज कर जाते हैं और कभी कभी इसकी वजह से आप अंडर हेज कर जाते हैं। ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है क्या तुम लोगों ने? ये रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। कभी कभी आप ओवर हेज कर जाते हैं, कभी कभी आप अंडर हेज कर जाते हैं। ओवर एज का मतलब जरूरत से थोड़े से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, अंडर एज का मतलब जरूरत से थोड़े से कम कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? तो अगर इस तरीके से देखें तो मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स अब कितने बनने चाहिए? सर 6 कॉन्ट्रैक्ट्स बनने चाहिए जी। वो उस पे आते हैं, उस पे आते हैं। वेट करो थोड़ा सा। सर यहाँ पे आ गया 6 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हमें यहाँ पे करने हैं। किसी टाइम पर हम थोड़ा सा इसको ओवरहेज कर रहे होंगे, किसी टाइम पर हम थोड़ा सा इसको अंडरहेज कर रहे होंगे। सवाल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मिसाल के तौर पे 5.2, तो मैं राउंड ऑफ कहाँ करता? 5 पे, तो वो 0.2 जितना पोर्शन रह जाता ना। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे देखूं ना यहाँ पे, तो 6 कॉन्ट्रैक्ट्स को जरा मल्टीप्लाई करो, 125,000 से कितना बनता है? 750,000। सर इसको थोड़ा सा आप डीप डाइव करें अगर, तो 750 में से रिक्वायर्ड कितना था? सर रिक्वायर्ड था 720,000। आपने ओवरहेज कितना किया है? सर ओवरहेज किया है यहाँ पे 30,000 का। अब ये 30,000 पे गेन हुआ तो जरूरत से ज्यादा गेन हो जाएगा, और अगर ये 30,000 पे लॉस हुआ तो जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा होता है, इतना रिस्क बहरहाल आपको यहाँ लेना पड़ेगा। तो फिर सर जब इतने मसले मसाइल हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, सारा कुछ, तो फिर लोग यहाँ आते क्यों हैं? भाई लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे बिड और ऑफर लगाने वाले कभी कभी बेवकूफ भी होते हैं। बैंक कभी बेवकूफी करता है? बैंक आपको हमेशा गिना चुना, सोचा समझा, सोचा भाला प्लान्ड फॉरवर्ड रेट देगा। इधर कोई बेवकूफ आएगा, सस्ते में अपनी चीज बेच के चला जाएगा, आपको रेट अच्छा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रीन नुमा सिचुएशन चल रही होती है। एक स्क्रीन है, इसके ऊपर सारे बायर्स ने अपनी बिड्स लगाई हुई है, सारे सेलर्स ने अपनी ऑफर्स लगाई हुई है, सबने बताया हुआ है। तो कभी कभी कुछ लोग पैनिक में आके सेल कर देते हैं, मुझे मेरा मनचाहा रेट मिल जाता है। कभी कभी मैं लिमिट लगा के इंतजार करता हूँ कि यार मुझे इतने में ही चीज मिल जाए। कोई आता है जज्बात में बेच के चले जाता है, कोई आता है फ्रस्ट्रेशन में बेच के चले जाता है। तो चूंकि यहाँ पे आपके मेरे जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं,
तो इसमें अक्लमंद भी होते हैं और इसमें जल्दबाज भी होते हैं, इसमें सब्र करने वाले भी होते हैं, इसमें बेवकूफ भी होते हैं। तो हर तरीके का रेट आपको मिल जाता है। एक तरीके की एक स्क्रीन होती है जहां पे बायर्स और सेलर्स की दोनों बिड्स आपको नजर आ रही होती है, और उसके अंदर फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बिड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। आपके रेट पर अगर कोई सेलर आके रुक गया, आप बायर है वो सेलर है, तो वो ट्रांजेक्शन वहीं लॉक हो जाएगी। वहीं पर आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा फलाना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर्ड इनटू योर अकाउंट। डिलीवर्ड से मतलब क्वांटिटी नहीं कि आपका ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ आपको वहां पे जो है नजर आ जाता है। कोई सवाल किसी का? हाँ बिल्कुल। फिर तो 6 पे राउंड करना, 5.4 हो तो 5 पे कर देना। सही जी। हाँ करीब करीब आ जाता है इतना। जैसे अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन में मुझे 20-25 हजार रुपए का लेट से लॉस हो रहा है, तो फ्यूचर्स में 27-28 हजार का गेन हो जाएगा। अगर फ्यूचर में 27-28 हजार का लॉस हो रहा है, तो एक्चुअल में शायद 25 हजार का गेन हो जाएगा। 2-3 हजार 4 हजार रुपए का फर्क रहता है। किसकी वजह से? ओवरेज और अंडर एज की वजह से। लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, ये बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। क्या सारे लोगों को ये बात समझ आ रही है? एवरीवन गेट्स इट? अब थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप। सर तीसरा स्टेप हम इसमें फॉलो करते हैं दी हेज कैलकुलेशन। क्या फॉलो करते हैं जी? हेज कैलकुलेशन। अब हेज कैलकुलेशन कैसे होगी? छोड़ दो पेन, सुकून से देख लो, ठीक है। मिसाल के तौर पे कितने दिन का है? 30 डेज का है ना। तो मैं डे वन पे क्या करूंगा? सर डे वन पे मैं फ्यूचर्स को बाय करूंगा, ठीक है। डे वन बाय फ्यूचर्स। सर कितने फ्यूचर्स बाय करेंगे? 1,25,000 वाले कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? 6 कॉन्ट्रैक्ट्स। कितने रेट पर? किस रेट पर? सर उस दिन के रेट पर जिस दिन मैं फ्यूचर्स बाय करने की बात कर रहा हूं, वो है 0.9245, 6933। सर बाय है तो इसको नेगेटिव लिख लेते हैं, 693375, ऐसा ही है। 693375। सर क्या किसी ने किसी को पैसे दिए? नहीं। किसी ने किसी को क्वांटिटी डिलीवर की? नहीं। एक बायर ने वादा किया, एक सेलर ने वादा किया। बायर ने वादा किया कि मैं इतने यूरोस खरीदता हूं, सेलर ने वादा किया मैं इतने यूरोस बेचता हूं। दैट्स इट, इट्स जस्ट अ प्रॉमिस। सर होगा क्या इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ एक काम होगा। ब्रोकर आपसे कहेगा कि भाई तुमने 7 लाख रुपए की तकरीबन ये ट्रेड की ट्रांजेक्शन की है, इसका 10% जरा सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा दो। क्यों जमा करा दो सिक्योरिटी डिपॉजिट? क्योंकि कल को अगर तुम्हें लॉस हो गया और तुम भाग गए तो शुरू में वो 10 या 15% आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं। इसको कहते हैं मार्जिन मनी। क्या कहते हैं? मार्जिन मनी। मार्जिन मनी इज बेसिकली दी पॉसिबल एक्सपोजर टू लॉस जो आपकी इस ट्रांजेक्शन से हो सकता है। अब ये फ्यूचर करे डेली मूव करेगा, है ना, ऐसा डेली मूव करेगा। कभी आपके फेवर में मूव करेगा, कभी आपके अगेंस्ट मूव करेगा। अगर फेवर में मूव कर रहा है आपको स्क्रीन पे प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, अगेंस्ट मूव करेगा तो आपको स्क्रीन पे लॉस नजर आ रहा होगा। जिस दिन ये लॉस 15% से ऊपर गया, ब्रोकर फिर फोन करेगा कि भाई जरा और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराओ, जरा और पैसे जमा कराओ। अगर मजीद लॉस बढ़ गया, और पैसे जमा कराओ। तब तक ये कैलकुलेशन होती रहेगी जब तक मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं कर देता हूं, क्लोज नहीं कर देता हूं। इसको कहते हैं मार्क्ड टू मार्केट। क्या कहते हैं? मार्क्ड टू मार्केट। डेली ब्रोकर ये कैलकुलेट करता है कि यार इसका लॉस कितना है और इसका डिपॉजिट कितना है मेरे पास। जहां मेरा प्रोबेबल लॉस, अभी एक्चुअल नहीं हुआ, प्रोबेबल है, जहां मेरा प्रोबेबल लॉस बढ़ता है, ब्रोकर मुझे फोन करके बोलता है यार पैसे जमा करवाओ। इसको मार्जिन मनी कहते हैं। हम क्या करते हैं? बैंक से सूद पे पैसा लेके यहाँ जमा करा देते हैं, बैंक से सूद पे पैसा लेके यहाँ जमा करा देते हैं। बाज हालात में तो ब्रोकर ही कहता है मैं दे देता हूँ सूद पे, भाई मुझसे ही ले लो, इंटरेस्ट के ऊपर मुझसे ही लोन ले लो, फलाना इन्वेंट्री फलाना प्लांट के पेपर लाके जमा करवाओ, मैं ही लोन दे देता हूँ तुम्हें। बैंक अभी 10 सवाल पूछेगा, 10 चीजें इवेल्युएट करेगा, मैं तुम्हें जानता हूँ, लाओ प्लांट के डॉक्यूमेंट्स रखो और ले लो मुझसे मार्जिन मनी, लाओ फलाना प्लेज करवाओ, ले लो मुझसे मार्जिन मनी, अपने किसी बैंक अकाउंट को मेरे नाम पे गारंटीफाई कर दो और ले लो मुझसे मार्जिन मनी। ब्रोकर ने ये धंधा भी खोला हुआ है।
ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स नहीं करता है, एक एक कंपोनेंट गिरा तो सारे गिर गए। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था या जो अभी चल रहा है, ये ऐसे ही नहीं होता। ये चीज, सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, इसलिए ये मसले मसाइल होते हैं। बहरहाल मैंने बाय कर लिया फ्यूचर्स। अब क्या होगा, एक सवाल आया था यहाँ पे कि सर ये फ्यूचर तो 3 महीने का है, लेकिन हमारी ट्रांजेक्शन तो 30 दिन की। मैं जब चाहूं मेच्योरिटी पर या मेच्योरिटी से पहले, जब चाहूं उस दिन के मार्केट रेट पर इसको क्लोज कर सकता हूं। जिस दिन चाहूं मैं फ्यूचर्स को क्लोज कर सकता हूं, आज लेके कल कर सकते हैं। अगर मेच्योरिटी पे क्लोज करूंगा तो ये कहलाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर हो गया। अगर मेच्योरिटी से पहले करूंगा तो ये प्री मेच्योरिटी क्लोज आउट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना क्लोज आउट कहलाता है। इट कुड बी आइदर ऑन मेच्योरिटी और इट कुड बी प्री मेच्योरिटी। मेच्योरिटी से पहले कर लें या मेच्योरिटी के बाद कर लें, कभी भी आप ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। अब सर मैंने क्या किया, बेशक ये 3 महीने का है, मैं 30वें दिन क्या करूंगा, 30th डे पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। आया डे 30, डे 30 पे मुझे फ्यूचर्स क्या करने हैं, क्लोज करने हैं। सर क्लोज के लिए मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ऑपोजिट ट्रांजेक्शन, बाय नाउ तो सेल लेटर। ठीक है, सेल करने गए, यही क्वांटिटी उठाएंगे, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 6। सर किस रेट पे क्लोज करेंगे, सवाल में दिया हुआ है रेट, ये दिया हुआ सर 30 डेज टाइम, नहीं 1 मिनट, ये दिया हुआ 9367 पर ईयर। ये देखो फ्यूचर्स की प्राइस दी हुई है, इस सवाल में दी हुई है, आगे हम ये कैलकुलेट करेंगे, इस सवाल में प्रोवाइडेड है, आगे हम इंशाल्लाह ताला इसको कैलकुलेट करेंगे। सही, 0.9367 70252 2525 702525 ऐसा ही है। नेट बताओ, 919150 9150। ठीक है, अब देखो ये ऐसे था कि मैंने बाय करने का वादा किया 6,94,000 में, और मैंने सेल करने का वादा किया 7,03,000 में, और ये बात घूम गई, ना घर में कुछ आया ना पैसे जेब से गए। ज्यादा से ज्यादा पैसे कौन से गए, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, जिसका नाम क्या रखा हमने, मार्जिन मनी। वो कितना होता है, शुरू में 10-15% होता है, फिर अगर लॉस बढ़ता जा रहा हो उस ट्रांजेक्शन में तो ब्रोकर मजीद मंगवाता रहता है। जब वो मंगवाता है उसको मार्जिन कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिन कॉल। अब जाके घर पे 2008 की मूवी देखना, द बिग शॉर्ट, वो तुम्हें अब समझ में आएगी कि उसके अंदर हुआ क्या था। वो जो मार्जिन कॉल्स की बात हो रही थी ना कि यार मार्जिन कॉल हिट हो गई, मार्जिन कॉल हिट हो गई, थोड़े दिन पहले यूके में उनके पेंशन फंड्स दे वर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, दे वर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाले थे, वो बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब थे। वो गवर्नमेंट ने उनको बेल आउट कर दिया, यही हुआ था। उन्होंने ट्रेड्स ली हुई थी, ट्रेड्स उनकी लॉसेस में गई, लॉसेस की वजह से उनको मार्जिन कॉल्स आ रही थी, उनके अकाउंट वाइप आउट होने वाले थे। अच्छा सर, अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगू और ब्रोकर, सॉरी सिक्योरिटी डिपॉजिट ब्रोकर मांगे और मैं पे ना करूं तो ब्रोकर क्या करेगा, मुझसे पूछे बगैर क्लोज कर देगा, मुझसे पूछे बगैर क्लोज कर देगा। जहां पे तो गेन हो रहा है, तो क्या ब्रोकर ने मार्जिन मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना सर। लेकिन आमतौर पे जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करते हैं उस दिन ब्रोकर आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेता है कि यार कल को अगर लॉस हो गया तो इसके पीछे भागना ना पड़े। जब तक आप वो जमा ना कराएं तब तक आपको ब्रोकर वो काम नहीं करने देता। नॉर्मली पाकिस्तान में ये मार्जिन मनी 33% होता है जब रिलेशनशिप आपका अच्छा हो। यार आपको 1,00,000 रुपए की ट्रेडिंग करनी है, 33,000 रुपए जमा करा दो। दिस इज ओनली अ ट्रेड, इट हैज नथिंग टू डू विद फिजिकल पोजेशन, फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल पेमेंट, नथिंग। ना इसमें पेमेंट होती है, ना रिसीट होती है, ना डिलीवरी होती है, ना पोजेशन होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या गेन के पैसे रिसीव होते हैं, बिल्कुल गेन के पैसे रिसीव होते हैं। हाँ, नहीं, ये प्रॉमिस प्राइस नहीं थी। इस रेट की बात कर रहे हो, ये वाले रेट की, इस रेट की बात कर रहे हो 9367, ये उस दिन स्क्रीन पे रेट चल रहा था। स्पॉट को अभी भूल जाओ, स्पॉट का यूज आएगा, स्पॉट को भूल जाओ, अभी फ्यूचर्स की बात करो। बाय क्या किया है, फ्यूचर्स, तो सेल क्या करोगे, फ्यूचर्स। देखो रोज सुबह आप स्टॉक एक्सचेंज की या करेंसी एक्सचेंज की या कमोडिटी एक्सचेंज की स्क्रीन खोलते हैं, एक रेट आपके सामने आ रहा होता है। डॉलर का रेट दिखता है आपको, जी सर डॉलर का रेट आपके सामने आ रहा होता है। डेली फेसबुक पे स्टेट बैंक की एक पोस्ट आती है ना कि आज आपका डॉलर का रेट कहाँ क्लोज हुआ। तो उस दिन, जिस दिन मुझे इसको क्लोज आउट करना है, जो भी स्क्रीन पे रेट चल रहा होगा मुझे उससे क्लोज आउट करना पड़ेगा। हो सकता है रेट मेरी बाइंग कॉस्ट से ऊपर चला गया हो तो मुझे गेन हो गया, हो सकता है रेट कम हो गया हो तो मुझे लॉस हो जाएगा।
हो सकता है बढ़ जाए तो गेन, हो सकता है कम हो जाए तो लॉस। उल्टा सोचो, अगर सेल नाउ बाय लेटर किया हुआ है तो रेट गिर जाए तो फायदा, बढ़ जाए तो नुकसान। हाँ, सबरुन सबरुन स्पॉट रेट पे आते हैं, अभी स्पॉट भूल जाओ। अभी फ्यूचर्स का एक रेट है, ये वो रेट है 9367 जो शायद मैंने 30वें दिन जब स्क्रीन खोली तो मेरे सामने स्क्रीन पे एक बायर खड़ा हुआ था और मुझे सेल करना था। मैंने उसको 9367 में सेल किया, उसने एक्सेप्ट किया, ये ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो गई और मेरा फ्यूचर क्या हो गया, क्लोज आउट हो गया। सवाल? हाँ, कभी भी कर सकता है। हम 30वें दिन क्यों क्लोज कर रहे हैं? क्योंकि हमें हेजिंग कहां तक करनी है, इन 30 डेज तक करनी है, इन 30 दिनों की हमें हेजिंग करनी है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम बेसिकली यहाँ पे इसको अर्ली क्लोज आउट कर रहे हैं। सवाल? जैसे ये इंपोर्टर ने बाई किया और सेल करके क्लोज कर दिया ना, खत्म। अब ब्रोकर बोलेगा भाई आपके अकाउंट में 9150 आ गए, बस। सामने बायर कौन था, सेलर कौन था, किसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं किया, क्या आपको ये नजर आएगा? नहीं, नथिंग। कोई चीज स्क्रीन पे नजर नहीं आएगी, कुछ भी आपको पता नहीं होगा कि सामने पार्टी कौन है। सारा का सारा काम आपकी स्क्रीन पे बाय हुआ सेल हुआ, जिस वक्त आपने बाय किया होगा आपको नेगेटिव क्वांटिटी नजर आ रही होगी, आगे प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा। जब आपने सेल किया क्वांटिटी जीरो, और प्रॉफिट और लॉस जो फ्लक्चुएट कर रहा था वो अब डेफिनेट हो गया, कितना, 9150। कितना हो गया जी? 9150। सवाल? वो वापस मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। और अगर लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट से कटेगा, उसके बाद बाकी अमाउंट मिलेगा। सवाल? सेलर कौन था? सेलर तो 30वें दिन तो सेलर हम है, डे वन पे। हो सकता है उसने चौथे दिन क्लोज कर दिया, उसने किसी ऐसे के साथ जो बाय करने आया था। देखो ये सवाल क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है डे वन पे हमने क्या किया, बाय किया, तो किसी ने सामने किया किया होगा, सेल। अब जिसने सेल किया उसको फ्यूचर्स क्लोज करने हैं बाय करके, तो उसने कब क्लोज किया होगा भाई, ये उसका हेडेक है। मार्केट में लाखों पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टी ए ने पार्टी बी को सेल कर दिया, बी ने सी को कर दिया, सी ने डी को कर दिया, डी ने ई को कर दिया, आखिर में जाके क्या होगा, आखिर में सब अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर रहे होंगे। जिसने बाय किया होगा वो सेल करेगा, जिसने सेल किया होगा वो बाय करेगा। सिर्फ इक्का दुक्का दो चार ऐसे लोग होते हैं जो मेच्योर होने पर क्लोज नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट, वो ब्रोकर से कहते हैं भाई हमने ये चीज बाय की है ना, लाओ डिलीवरी दो, हमसे पैसे ले लो, डिलीवरी दो, हमसे पैसे ले लो। बहुत ही कम, कोई मतलब अगर करोड़ ट्रांजेक्शन हुई है तो उसमें कोई एक ऐसा निकल के आएगा जो बोलेगा मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं कर रहा, मेरा वादा था बाय करने का, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लाओ ये चीज मुझे दो। उस केस में उसको वो चीज मिल जाएगी। सवाल? हाँ, वो स्पॉट में करनी है, अगले स्टेप में आ रही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेमेंट नहीं 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 नहीं, देखो पेमेंट ना निकल रही है ना जेब से जा रही है। कौन सी पेमेंट? हाँ, वो उस पर आ रहा हूँ, वो स्टेप अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो अभी कर रहा हूँ। सर ये क्या कहलाएगा, थोड़ा सा स्टेप मुकम्मल कर लेते हैं। ये कहलाएगा गेन फ्रॉम फ्यूचर्स। ये क्या कहलाएगा? गेन फ्रॉम फ्यूचर्स। ये कब रिसीव होगा हमें सर? रिसीव्ड ऑन डे 30। कब रिसीव होगा? रिसीव्ड ऑन डे 30। 30वें दिन ये चीज हमें जो है वो रिसीव होगी, ठीक है ना। अब एक्चुअल ट्रांजेक्शन कहां हुई सर? जो हमें इंपोर्टर, हम इंपोर्टर थे, हमें अपने सप्लायर को पैसे पे करने थे, वो कहां हुआ? वो यहाँ पे आएगा एक्चुअल बाय ऑन स्पॉट। एक्चुअल मैंने स्पॉट में बाय किया, कितनी क्वांटिटी बाय करनी थी सर? 7,20,000। तो 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट रेट? 0.9351। 30वें दिन बाय करेंगे ना, 30वें दिन बाय करेंगे नहीं करेंगे? 30वें दिन बाय करेंगे सर। तो 0.9351, बताओ कितना बनता है? 673,272, ऐसा ही है। 673,272 ये एक्चुअल में बाय कर लिया। आपकी इफेक्टिव कॉस्ट क्या बनी?
इफेक्टिव पेमेंट ऑफ 7,20,000 यूरोज 673 672 362 इफेक्टिव पेमेंट 7,20,000 यूरोज की बनी 672। उलमा में इख्तलाफ हो गया है। 664122 664122 ऐसा ही है। ये इफेक्टिव कॉस्ट बैठी मुझे, ये इफेक्टिव कॉस्ट बैठी, इतने में मैं जाके एक्चुअल मार्केट में बाय कर लूंगा। ये याद रखो कि ये प्रोमिसेस हैं, इन प्रोमिसेस ने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को। ये एक्चुअल परचेज है। सर तो इससे फायदा क्या हुआ, आओ फायदा समझाता हूं। सर जरा इफेक्टिव रेट निकालो, इफेक्टिव रेट निकालो। जेब से गए कितने पैसे, 664,122 और कितने यूरोज दिए उसके बदले, 7,20,000। निकालो रेट 0.922 0.922 ऐसा ही है। 0.922 कह दूं उसको, 0.9223 0.9224 0.9224 ये मेरा एक्चुअल रेट बना। दिस इज द इफेक्टिव रेट जो मेरी जेब पे कॉस्ट आई, मेरी जेब पे हिट आई 7,20,000 यूरोज की। सर मेरा टारगेट रेट क्या था, टारगेट रेट जिस दिन मैंने सोचा था ना, अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे कितनी कॉस्ट बैठती, 0.9221। ये डे वन का वो रेट है जिस दिन मैंने पहली बार हेज करने के बारे में सोचा है। ये डे वन का वो रेट है। वो कितना है सर, वो है 0.9221। अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मिनिमल डिफरेंस है। किसकी वजह से ये डिफरेंस, किसकी वजह से, ओवर हेज की वजह से, 30,000 के ओवर हेज की वजह से। ये यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये हमने ओवर हेज किया था 30,000 का, इसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे जो है वो मिला है। सर जो परचेजिंग प्रॉमिस डे वन पे किया था उसकी पेमेंट कब, भाई पेमेंट नहीं करनी है, पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना है। इनकेस लॉस हो जाए तो आप भाग ना जाओ बस। पेमेंट नहीं करनी 693 की। पेमेंट के बजाय हम क्या करते हैं, सेल करके उसको क्लोज कर देते हैं, सेल करके क्लोज कर देते हैं। एक तरीके से आपने प्रॉमिस पे इस चीज को घुमा दिया। अब मिसाल है, मैं सदर में किसी को फोन करके कहता हूं, सदर में किसी को फोन करके कहता हूं कि यार गर्मियां आने वाली हैं, मार्च का महीना चल रहा है, तुम एक काम करो मेरे नाम पे 100 एसी बुक कर दो। 100 एसी मैंने बुक कर दिए, वकार इलेक्ट्रॉनिक्स खाली हो गया, 100 एसी पड़े थे सारे मैंने उठा लिए। अब लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि भाई तूने 100 एसी उठा लिए हैं। मैंने कहा मुझसे ले लो, मैंने 2-2 हज़ार रुपए रख के सबको कहा एसी अब तुम्हारा हुआ, जाओ वकार इलेक्ट्रॉनिक से पिक कर लो। मुझे वकार को पेमेंट करनी पड़ी नहीं, मैंने तो थोड़ा बहुत एडवांस देके बुकिंग करा ली 100 की। अब लोग मुझसे लेते जा रहे हैं तो मैं उनसे क्या कह रहा हूँ, डायरेक्टली एसी कहाँ से पिक करोगे, वकार इलेक्ट्रॉनिक से, डायरेक्टली वहां से जाके पिक करो। वकार मुझे कितने पैसे देगा, 2-2 हज़ार रुपए, क्योंकि मैं 2,000 रख के बेच रहा हूँ। वकार का इसमें क्या फायदा है, एक ही दिन में 100 एसी बिक गए, उसकी टेंशन खत्म, उसको पता है 30 दिन बाद पैसे आने, क्योंकि इंपोर्ट की पेमेंट करनी थी सप्लायर को। ये किससे परचेस किए होंगे मैंने, डीलर से। हाँ डीलर कुड बी बैंक, डीलर और मनी एक्सचेंज हो, बैंक और मनी एक्सचेंज हो, बोथ आर डीलर्स। मैंने डीलर से परचेस किया और डीलर से परचेस करते ही सोते सोते मैंने इंपोर्ट की पेमेंट कर दी। आंख लग रही थी मेरी ग्लास में बैठ के, लेकिन मैंने पेमेंट कर दी। कहां से लाया मैं यूरोज, कहां से लेके आया, डीलर से लेकर आया। ठीक है, अब ये मत कर देना कि यहां फॉरवर्ड रेट लगा दो। डीलर से किस रेट पे बाय करेंगे, स्पॉट पे, या तो फॉरवर्ड के थ्रू हेज होगा, या मनी मार्केट हेज होगा, या फ्यूचर्स के थ्रू हेज होगा। एक वक्त में एक ही ट्रांजैक्शन दो तरीके से हेज करने की जरूरत नहीं है, या तो डबल गेन करोगे या डबल लॉस करोगे। समझ में आ रही है बात, तो वो फिर स्पेक्यूलेशन है, हेजिंग वो नहीं है। हेज ये होता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन करनी है, जिस टाइम पे करनी है उसी टाइम पे आप उसको हेज कर रहे हैं, अल्टीमेट आउटकम देख रहे हैं आपके हक में आ रहा है या नहीं आ रहा। सर अगर उल्टा हो जाता, मिसाल के तौर पे उल्टा हो जाता
मुझे यहाँ पे गेन ना होता और लॉस होता तो फिर इधर पैसे बच जाते परचेस करने में। देखो गेन क्यों हुआ, गेन इसलिए हुआ क्योंकि वाकई डॉलर की वैल्यू गिर गई, 9245 से कहां चला गया 9367 पे। अगर ये 92 की जगह 91 हो जाता तो फ्यूचर्स में लॉस होता, लेकिन फिर नीचे एक्चुअल परचेज में फायदा हो जाता, एक्चुअल परचेज में फायदा हो जाता। जरा गौर करो इन दो रेट्स के ऊपर, 9351 पे मैंने फ्यूचर्स को इधर स्पॉट को परचेज किया, ठीक है, तो फ्यूचर क्लोज भी किसके करीब करीब है, इसी के करीब करीब है सर, 0.9367 के करीब करीब है। जब चल रहा था तो रेट क्या था 0.92, मुझे क्या डर लग रहा था बढ़ ना जाए, वाकई बढ़ गया, वाकई बढ़ गया, 0.92 से चीज कहां चली गई 0.93 पे। अब बाजाहिर आपको ये डेसिमल में फर्क लग रहा है, लेकिन जब करेंसी लाखों में होती है ना तो ये डेसिमल का फर्क हजारों का गेन या लॉस बनता है। और अगर हजार छोटे लग रहे हो तो कभी $10,000 जमा करके देखना, $10,000 बहुत होते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से $9,000 का उसको गेन हो गया इस ट्रांजेक्शन के ऊपर, 9,000 USD। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास यूएसडी के अंदर सारी ट्रांजेक्शन यूएसडी के अंदर हो रही है। यहाँ हमने बाय किया, यहाँ हमने सेल किया, गेन कमाया, एक्चुअल बाय स्पॉट पे किया, और ये हमारी इफेक्टिव कॉस्ट बनी 7,20,000 यूरोस की। इसका इफेक्टिव रेट निकाला, कंपेयर किया, कंपेयर करने पर सर एक रीजन तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि आपने थोड़ा सा ओवर हेज किया था। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? सर थोड़ा सा अब इसको एनालाइज करते हैं, मैं नोटिंग का टाइम दे दूंगा, देखो यहाँ पे गौर से, ठीक है। सर मेरी इफेक्टिव कॉस्ट बनी है 664,122, ऐसा ही है, ये मेरी इफेक्टिव कॉस्ट है। टारगेट कॉस्ट मेरी क्या थी 9221 इंटू 7, 20,000 करो, 66,663,912, ऐसा ही है सर। यहां पे अगर आप देखें तो 66,3,912, कितना परसेंट मैंने अपना टारगेट अचीव किया? अगर आप देखो एक्चुअल में तो मैं टारगेट कर रहा था 663, चला गया कितना 664, थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ा है। कितना महंगा पड़ा है जरा डिफरेंस बताना? 210, बस 210, ठीक है, 210, ये मेरे पास जो है वो डिफरेंस आ रहा है। सर क्या इस डिफरेंस की मेरे पास कोई रीजनिंग बनती है? मैंने टारगेट किया था कि जेब से जाएं 663, जेब से कितने गए 664, तकरीबन 210 जो है वो ज्यादा गए, 210 ज्यादा गए। तो वो 210 क्यों ज्यादा गए? ओवर में तो गेन हुआ है, हेज में तो गेन हुआ है। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो आइडियल एनवायरनमेंट के अंदर, आइडियल दुनिया में जितना स्पॉट इंक्रीज करे फ्यूचर्स भी उतना ही इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन के पीछे आप और मेरे जैसे अकलमंद, जज्बाती, सबर वाले और बेवकूफ 4 किस्म के लोग बैठे होते हैं, चारों किस्म के लोग बैठे होते हैं। अकलमंद भी होते हैं, बेवकूफ भी होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, सबर वाले भी होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, मार्केट हमेशा दोनों फ्यूचर और स्पॉट की एक तरीके से नहीं चलती। अगर पैनिक ज्यादा मचा हुआ है, सेलर हावी है, बेचने को ही तुला हुआ है, तो वो रेट ज्यादा तोड़ देगा फ्यूचर का, किससे? स्पॉट से। मैंने ये भी देखा है कि पाक सुजुकी का स्पॉट में ट्रेडिंग करो तो स्टॉक मिल रहा है 160 का, फ्यूचर में करो तो मिल रहा है 152 का। तो कोई लगा हुआ है ना उसको पीटने में, कोई पीट रहा है जबरदस्त तरीके से, फ्यूचर्स में पीट रहा है, तभी उसने रेट क्या किया, बहुत ज्यादा गिरा दिया, बहुत ज्यादा स्मैश कर दिया। उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना था, उसने बहुत बड़े फ्यूचर्स की क्वांटिटी बाई की हुई होगी, वो आया, उसने बोला जो रेट मिले उस पर सेल कर दो, बेशक नुकसान हो लेकिन बाहर निकलो उससे। अब वो नुकसान तो कर रहा है लेकिन उसने रेट क्या कर दिया, मार्केट का रेट तोड़ दिया, गिरा दिया। ये रेट गिराने की वजह से, रेट तोड़ने की वजह से बहरहाल इसका यहाँ पे क्या हो गया जी, एक नुकसान हुआ लेकिन दूसरों का भी हुआ। तो हमेशा ये मूवमेंट क्या होती है, बराबर नहीं होती है मूवमेंट, ये मूवमेंट बराबर नहीं होती। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सर मूवमेंट हमारी एक तो चलो ओवरहेज का पोर्शन है कि हमने सर ओवरहेज कर लिया। अगर मैं ओवरहेज की बात करूं तो ओवरहेज मैंने कितना किया है सर, 9,150
डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मुझे कितनी करनी थी सर? करनी थी 720 की कितनी 750, ठीक है। तो मैं 9150 को डिवाइड करता हूँ 750 से, मल्टीप्लाई करता हूँ 30,000 से। बताओ कितना गेन का पोर्शन है? 366। सर मुझे तो इतना फायदा होना चाहिए था, क्योंकि फ्यूचर्स पे क्या हुआ है? फ्यूचर्स पे तो गेन हुआ है। तो टेक्निकली फ्यूचर्स पे गेन होने की वजह से मेरी इफेक्टिव कॉस्ट ज्यादा क्यों आ रही है? वो तो कम आनी चाहिए। अब इसका एक और रीजन भी है, ये सॉर्ट ऑफ मेरे लिए जो है वो फेवरेबल है, ये डिफरेंस अनफेवरेबल है। अब एक और चीज देखो, मूवमेंट इन स्पॉट एज वेल एज फ्यूचर। सर 30,000 की तो बात हो गई, अब जरा मूवमेंट स्पॉट में देखते हैं और फ्यूचर में देखते हैं। स्पॉट में जो हमारा रेट था वो कहां से कहां गया? सर 9221 चल रहा था और वहां से 9351 पे चला गया। 0.9351 माइनस 0.9221 कितना बना रेट? 0.013। 0.013 इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 7,20,000 से, कितना बन गया? 980 9360 9360, ठीक है। अब फ्यूचर की मूवमेंट देखो। सर फ्यूचर की मूवमेंट की बात करें तो फ्यूचर कहां से कहां गया? 9367 गया 9245 से, ठीक है। तो 0.9367 माइनस 0.9245 कितना बना? 0.0116 0.0116 0.0112 0.012 0.0122 मल्टीप्लाई बाय 7,20,000 कितना बनता है? 8784। जरा इन दोनों का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस आ गया सर 576। अब 576 में से जरा 366 को माइनस करो, कितना आया? 210। यही आ रहा है नंबर, ये 210 आ रहा है। ये 210 एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को कि मैं अपना टारगेट दो वजूहात की बिना पे नहीं अचीव कर पाया। पहली वजह थोड़ा सा तुम्हारा हेज क्या था, लेकिन उससे तो सर फायदा होना चाहिए था। तो फिर मुझे नुकसान कहाँ हुआ है? मुझे नुकसान यहाँ पे हुआ है कि फ्यूचर्स में जितनी मूवमेंट हुई उतनी मूवमेंट स्पॉट में नहीं हुई। देखो क्वांटिटी सेम है, अग्री करते हो? क्वांटिटी सेम है। सर क्वांटिटी सेम है, लेकिन फ्यूचर्स में मूवमेंट हो रही है 8784 की, स्पॉट में मूवमेंट हो रही है 9360 की। तो टेक्निकली 576 रुपए, $576 मुझे स्पॉट पे ज्यादा नुकसान हुआ एज कंपेयर टू फ्यूचर्स। आइडियल एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए था सर? जितना स्पॉट में नुकसान होता फ्यूचर में उतना ही गेन हो जाता, उतना ही गेन हो जाता। लेकिन ये तब होता जब दोनों की मूवमेंट क्या होती? बिल्कुल बराबर होती, बिल्कुल एग्जैक्ट होती। क्या ये मूवमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट है? नहीं सर, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ना होने की वजह से मुझे 7,20,000 फ्यूचर्स पे उतना फायदा नहीं हुआ जितना 7,20,000 के स्पॉट पे नुकसान हो गया। क्या ये बात समझ आई? ओवरहेज की वजह से तो तुमने फायदा ही किया है 366 का। देखो टोटल क्वांटिटी 7.5 लाख है, इसमें से 30,000 ओवरहेज है, उसको हमने अलग डील कर लिया। उसका स्पॉट से कोई ताल्लुक था? नहीं सर, उसका स्पॉट से कोई ताल्लुक नहीं था। हमने बोला यार ये बताओ कि ओवरहेज की वजह से हमें यहाँ पे फायदा कितना हुआ है? पता चला ओवरहेज की वजह से आपको 366 का फायदा हुआ है। नेट पे तो मैं नुकसान में हूं, नेट पे मेरे पास लॉस हुआ है। तो ओवरहेज में अगर फायदा है, नेट पे लॉस है, तो ज्यादा लॉस कहाँ हुआ है? सर ज्यादा लॉस यहाँ पे हुआ है कि आपके स्पॉट में जितनी मूवमेंट हुई उतनी फ्यूचर्स में मूवमेंट नहीं हुई। अगर उतनी हुई होती तो फिर मेरा गेन ये वाला और ज्यादा बना होता। थोड़ा कम कर लिया, और अगर फ्यूचर्स में लॉस हुआ होता तो बिल्कुल रिवर्स ट्रांजेक्शन हो जाती। फिर ओवरेज की वजह से लॉस होता और मूवमेंट की वजह से गेन होता। नेट पे तुम देखते हो तुम्हारा इंपैक्ट क्या बनता है। ये एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जाम। हेज एफिशिएंसी पहले थी, इस दफा उसने सिलेबस से रिमूव की है, ये मैं बता दूं कैटेगोरिकली। लेकिन मार्केट में आपको पता है 10,000 फंडे खान है,
वो लिखवाएंगे रजिस्टर में, आप अपने दोस्त का रजिस्टर देख के मेरे पास आएंगे, बोलेंगे सर ये तो आपने नहीं बताया, ये किस बला का नाम है। तो मैं पढ़ाता हूँ और फिर साथ साथ बताता हूँ कि ये चीज है कोर्स में और ये चीज नहीं, ताकि आपको जो है वो एहसास से कमतरी भी ना हो और आपको ये पता भी हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? सवाल? हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही। देखो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, इसको इसको ना और आसान कर देते हैं। देखो इसको और आसान कर देते हैं एवरीवन। ये जो डिफरेंस है ना, हमेशा तुम एक काम ये करो, तुम टारगेट कॉस्ट को लिखो यहाँ पे ऊपर और इफेक्टिव कॉस्ट को लिखो नीचे। सर ये मेरी टारगेट कॉस्ट थी, कितनी थी? 663 912। ठीक है, ये थी। और मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई? 664122। 664122 ऐसा ही है। अब मैं अगर माइनस करूंगा तो ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव से हमें समझ आएगा हमारी जेब से पैसे ज्यादा निकले। ये फेवरेबल नंबर है, ये फेवरेबल नंबर है। अगर इधर आ जाओ मूवमेंट के अंदर, तो मुझे फ्यूचर में फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है, तो मैं ये 8784 को पॉजिटिव रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। सर फ्यूचर में फायदा हुआ है तो स्पॉट में नुकसान हुआ है, इसको नेगेटिव रख सकता हूँ? बिल्कुल सर। अब आप इन दोनों को नेट करो तो ये नंबर आपके पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और जब ये नेगेटिव को पॉजिटिव से नेट करोगे तो ये नेगेटिव 210 समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? साइन कन्वेंशन में थोड़ी सी आपके लिए आसान कर दी यहाँ पे। सवाल? स्पॉट के, क्योंकि हम बायर थे, हमें करेंसी डे वन पे चाहिए थी। करेंसी महंगी होने की वजह से हमारा क्या हुआ? जेब पे हिट टेक्निकली बढ़ गई, उससे थोड़ा बच गए। किसकी वजह से? फ्यूचर्स की वजह से। लेकिन अभी भी 210 का फर्क आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सर स्पॉट में ज्यादा नुकसान हुआ और फ्यूचर्स में गेन कम हुआ। वैसे इक्वल होना चाहिए था। एक आइडियल इन्वायरमेंट में जहां पे नोन पार्टिसिपेंट्स हैं, जहां पे नॉलेजेबल पार्टिसिपेंट्स हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन क्या होती है सर? एब्सोल्यूट होती है, सॉलिड होती है। वहां एक्ट बिल्कुल सॉलिड तरीके से किया जाता है। तो में से कितने लोग हैं जो ऑडिट नहीं पढ़ रहे हैं अभी? सारे लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? ऑडिट में एक असम्पशन हम पढ़ते हैं, या अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग में हम एक असम्पशन पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रीजनेबल नॉलेज इसके यूजर को है। मानते हो ये बात? सब जानते हैं कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अकाउंटेंट एक एक बेसिक बेसिक चीज नहीं समझाता, वो थोड़ा सा एक मीडियोकर लेवल से बात शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि वो अकाउंटिंग की टर्म समझाना शुरू कर देगा। वो ये मानकर चलता है, ये अज्यूम करके चलता है कि कुछ हद तक थोड़ी बहुत अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में नो हाउ इनको है, मेरे यूजर को पता है। नहीं पता है तो वो यूट्यूब पे जाके किसी का कोर्स कर ले या किसी की वीडियोस देख ले, उसके बाद पढ़े फाइनेंशियल्स को। इसी तरीके से आइडियल एनवायरनमेंट में अगर एक मार्केट पार्टिसिपेंट को सब कुछ पता हो तो स्पॉट और फ्यूचर का आउटकम क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा। लेकिन क्या ये पता होता है? नहीं, नहीं पता होता। अब देखो ये तो यहाँ पे एक इंपोर्टर का केस है ना, कि इंपोर्टर को एक्चुअल में पेमेंट चाहिए, लेकिन लोग फ्यूचर्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं? सर क्या करेंसी से कोई लेना देना होता है? नहीं। 80% लोग इसमें स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, जो क्या करने आए होते हैं? सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन से गेन कमाने आए होते हैं। वो कहते हैं जी आज जो है वो ये अगर लग गया तो हम आज रात को जो है वो कोको चैन जाएंगे, या ये अगर चीज हो गई तो फलाना ईद के लिए ये जोड़ा पक्का। उनका काम ही यही होता है। घर और घर बार दोनों किससे चल रहा है? फ्यूचर से चल रहा है। तो वो स्पेक्यूलेटर्स के ऊपर प्रेशर होता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने का। अगर प्राइस गिरती जा रही है, भाई एक दिन गिरी आपने वेट किया, 2 दिन गिरी आपने वेट किया, 3 दिन गिरी आपने वेट किया, आपको एक्चुअल में स्पॉट में बाय थोड़ी करना है कुछ। क्या आपका गेन ऑफसेट होगा या लॉस ऑफसेट होगा? आपको तो क्या करना है? अगर लॉस होगा तो ब्रोकर को पैसे देने हैं, अपना हार्ड अर्नड मनी, अपना कमाया हुआ पैसा उसको देना है। तो जो 80-90% स्पेक्यूलेटर्स बैठे होते हैं उनका एक्चुअल ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। वो उस गेन और लॉस से अपना घर चला रहे होते हैं, इस गेन या लॉस से अपना घर चला रहे होते हैं। तो हेजिंग एक्चुअली जो फ्यूचर्स का ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट आया था ना फ्यूचर्स का, वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये आया था कि भाई आप एक्चुअल ट्रेडर को प्रोटेक्ट करो, बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करो, जो उस कमोडिटी में या उस करेंसी में या उस शेयर्स में एक्चुअल इंटरेस्ट रखता है, जिसका कोई फायदा नुकसान बंधा हुआ है इससे।
और ऐसी हेजिंग को इस्लामिक उलमा भी इजाजत देते हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी आप देखेंगे तो वो यही एक नॉन पर्सपेक्टिव है कि अगर आपका एक्चुअल में बिजनेस है, मिसाल के तौर पे आप ऑयल का काम करते हैं और क्रूड ऑयल की प्राइसिंग से आपको फायदा या नुकसान हो जाता है, तो आप क्रूड ऑयल की फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस हद तक जिस हद तक आप एक्चुअल बिजनेस की क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं। जरा आपकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हुई तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो फिर फ्यूचर्स की ट्रांजेक्शन में चला जाएगा, जिसके ऊपर मेजोरिटी उलमा जो है वो मना करते हैं। कहीं टाइम लगेगा, मान जाएंगे, लेकिन अभी मना कर रहे हैं, अभी मना कर रहे हैं क्लियरली। और बिल्कुल कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है कि अगर आपका एक्चुअल कोई लेना देना है बिजनेस का तो फिर ये हेजिंग है, अगर नहीं है सिर्फ गेन या लॉस कमाने आए हो तो फिर ये स्पेक्यूलेशन है। ऐसी रास्ते से पैसे कमाना आज मेजॉरिटी ऑफ द इस्लामिक स्कॉलर्स डू नॉट अलाउ। वो सिर्फ अलाउ किसको करते हैं, जिसका एक्चुअल बिजनेस से कोई लेना देना हो। ये एक इंपोर्टर है, इसने जर्मनी से सामान मंगवाया है, इसको पैसे देने, यूरोस पे करने, तो ये यूरो को हेज कर सकता है सिर्फ उस हद तक जितनी कदरे जरूरत यहाँ पे करेंसी की नीड है। ठीक है, 7,20,000 की नीड है, 7.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, आपने कर लिया काम, दैट इज ओके, यू कैन डू इट। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है पीछे तो फिर ऐसी मार्केट की तरफ रुख या डायरेक्शन नहीं करना है। और आर्टिकल्स में तो खास तौर पे नहीं करना भाई, पढ़ाई जाया हो जाएगी, यही करते रहोगे। देखो यहाँ खेलने तो तब आओ ना जब पैसे हो, तो पहले पैसे कमाने वाले काम कर लें, उसके बाद आए ना यहाँ पे। अभी पैसे कुछ नहीं, 2-5 हज़ार बेचारे जमा किए, यहाँ डाल दोगे जीरो हो जाएंगे, फिर आके बोलोगे अरे ये तो जो है वो मुझे गलत राह पे लगा दिया, मैं दौरे जाहिलियत में चला गया, मुझे शैतान ने बहका दिया, मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई। आपको ऐसी ख्यालात आएंगे, ऐसे तस्वुरात आएंगे। सवाल, देखो स्पॉट में तुम्हें चीज खरीदनी थी 9221 की, कितने की चीज हो गई, 9351 की, महंगी हो गई, अनफेवरेबल बात हो गई, तो नुकसान हुआ 9360 का। फ्यूचर्स ने कवर कितना किया, 8784 टू द एक्सटेंट ऑफ 7,20,000, टू द एक्सटेंट ऑफ 7,20,000। बाकी जो है वो यहाँ पर है, बाकी 366 यहाँ पर है। तुम इन तीनों को आपस में नेट करो, 210 पे पहुंच जाओगे। क्या समझे, रियलिटी में कभी सेम मूवमेंट नहीं होती, कभी भी स्पॉट और फ्यूचर साथ में नहीं चलते। ये आइडियल एनवायरनमेंट होता ही नहीं है, कभी कभी भी नहीं होता। अगर सेलर हावी है तो फ्यूचर का रेट कम चल रहा होगा स्पॉट से, और अगर बायर हावी है तो फ्यूचर का रेट ज्यादा चल रहा होगा स्पॉट से, कभी भी सेम नहीं होते। अच्छा, जो आखिरी दिन होगा ना फ्यूचर का, बिल्कुल आखिरी दिन, आखिरी घंटा, तब स्पॉट और फ्यूचर बराबर हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई गैप बचा हुआ नहीं है। आज खरीदने का मतलब है एज गुड एज कि आप स्पॉट में खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर आज कोई नया बंदा आता है जिसने पहले बाय या सेल नहीं किया हुआ और वो आके बाय करता है, तो 1 घंटे बाद ब्रोकर उसको क्या बोलेगा, लाओ पैसे दो और अपनी चीज लेकर जाओ। आखिरी दिन बराबर हो जाता है रेट। वो भी किसी, हाँ हो सक वो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा ना। नॉर्मली फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स मंथ एंड पे मेच्योर हो रहे होते हैं, और इनका जो नॉर्मल साइज होता है नॉर्मली वो 3 महीने होता है। शॉर्ट टर्म फ्यूचर्स देखोगे ना, शॉर्ट टर्म करेंसी फ्यूचर्स 3 महीने का टाइम पीरियड होता है इनका शॉर्ट टर्म में। महीने का बहुत कम जगह पे ट्रेड किया जाता है, पाकिस्तान में 1 महीना बड़ा कॉमन है। वैसे 1 महीना अगर कोई ऑफर कर रहा है तो कर रहा है। नॉर्मली आपको जो इंटरनेशनली फ्यूचर्स नजर आएंगे वो कितने टाइम के नजर आएंगे, 3 महीने के। कभी भी बाय करो, कभी भी सेल करो, हमेशा बाय कम रेट पे करो, सेल ज्यादा रेट पे करो। पहले सेल करके बाद में बाय करो तो भी कबूल, पहले बाय करके बाद में सेल करो तो भी कबूल। देखा जाएगा बाय कितने में किया, सेल कितने में किया, गेन बना या लॉस बना। गेन बना तो ब्रोकर तुम्हारे अकाउंट में डालेगा, लॉस बना तो ब्रोकर अकाउंट से निकाल लेगा, और आपको शुरू में थोड़ा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होता है, प्लस ब्रोकर की कमीशन वगैरह भी होती है। तो ये जो 9,150 है ये पूरे अकाउंट में नहीं आते, इसमें से कुछ कमीशन कट जाता है। तो यहां तक आते आते ये हो गई हमारी पहली एग्जाम्पल मुकम्मल, जिसमें हमने समझा कि किस तरीके से ये फ्यूचर्स जो है वो काम करते हैं। अब इसको आराम से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है।